हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग एक मास्टर वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस से डिस्कस करते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आपके जो भी पेपर होने जा रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी न किसी पेपर्स में आए हुए हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। इसके दोस्तों हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है, अगर हम सही से ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही हमारा सही होने वाला है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा और इस आंसर पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइंस के क्वेश्चंस हमें एज इट इज ही याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तो सारे क्वेश्चंस अपने आप ही आपको याद हो सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेंगे, इनका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो है घर्षण। तो यहाँ से हम लोग घर्षण को टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो दोस्तों हम लोग जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। अभी यहाँ पर तिल लिखा है दोस्तों, यहाँ पर तिल ना होकर तेल होगा। तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। तो हमारे पास ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार है। यहाँ से हम अगर अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। दोस्तों सारे ऑप्शंस मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आंसर को देखते रहिए। तो 5 का जो सही ऑप्शन होने वाला है उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करके आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो दोस्तों अगर हम सही से ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दोस्तों ये एक बार पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, पीसीएस का क्वेश्चन है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते दोस्तों। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम सही अपने ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम ऑप्शन नंबर 2 को सही करेंगे और मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या है। छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ से ध्यान रखने पड़ेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। बत्ती वाले स्टोर में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आजकल हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमें ज़रूर ध्यान रखने पड़ेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है वो है पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगातार हमें पेपर्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक एक करके देख सकते हैं इसको। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण क्या होता है। अब यहाँ से अगर हम अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है, वायु दाब में कमी। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं दोस्तों तो वायु दाब में कमी आने लगती है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि हमारी नाक से खून बहने लगता है। और हवाई जहाज़ में जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो जो हमारा रिफिल है या जो पेन है उसकी स्याही अपने आप ही बाहर आ जाती है। तो ये वायु दाब की कमी के कारण दोस्तों घटनाएं होती हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स
कि हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर्स में भी पूछा जा चुका है, तो इसको यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे पास्कल के नियम के अनुसार। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही होने वाला है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हमें यहाँ पर देखना है, इसका हमारा जो आंसर होगा वो पास्कल का नियम होगा। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा अंकित होती है। तो दोस्तों बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए प्रयोग होता है, और अचानक इसमें गिरावट हो जाए तो दोस्तों उस समय हमें कैसे मौसम का अनुमान हो सकता है। तो उस समय क्या है, अचानक अगर गिरने लगता है तो हमें तूफानी मौसम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। तो अचानक अगर बैरोमीटर गिरने लगता है तो तूफानी मौसम का संकेत देता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको सही से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। जब नीचे से ऊपर आता है तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग इसको ध्यान रखें। जैसे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन हमें सिर्फ अपने फैक्ट को पहचानना है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमें बिल्कुल अलग लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को आगे बढ़ेंगे और इस पर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 15। दोस्तों यहाँ साइंस में एक बात और बताता हूँ कि साइंस में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। तो या इसका रटने का कोई तरीका नहीं होता दोस्तों, आपको एज इट इज ही फैक्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ऑप्शन सही होने वाला है। झील की तली पर जब जल जो है कभी जम नहीं पाता है। तो झील की जो तली होती है उस पर तरल पदार्थ होता है, पानी रहता है, तो मछलियाँ वहाँ पर आसानी से जिंदा रहती हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है घनत्व। तो दोस्तों यहाँ पर ये फैक्ट है, इसको एज इट इज ही आपको याद रखना पड़ेगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है। देखिए दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, पेपर्स में आ चुका है। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लोग जानते भी होंगे दोस्तों इसको। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। दोस्तों मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए जो सही ऑप्शन है उन्हीं पर हम लोग टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है यहाँ से वो है ऑप्शन नंबर 3। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है परंतु पारे से कम। तो ये हमारा आंसर सही होने वाला है, इसीलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में वो डूब जाती है। तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जब एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि, इसका क्या रीज़न है वो हमें दोस्तों यहाँ से बताना है। तो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिखने में मेहनत की गई है, वही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें एज इट इज़ ही याद रखने हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है, अगर आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे तो आसानी से आप इनको याद रख सकते हो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा साइंस का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पृष्ठ तनाव के कम से कम 4 क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किए। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम पीछे एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में आते रहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे साइंस के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग
डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें किताबों में नहीं मिलेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है संस्कृति पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, इसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर इसमें लिखे हैं। तो दोस्तों हम लोग इनको एक एक करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? जैसा कि मैंने अभी नाम आपको बताया ही था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो स्थान है वो सिंधु नदी पर ही स्थित है, इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला स्थल था जो खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो दोस्तों अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक फैक्ट है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। अब आपको रीजन बताना है कि देखो एक आर्यन सभ्यता थी और ये हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो आर्य जो सभ्यता थी उसको हम लोग वैदिक काल कहते हैं। दो पार्टों में हमने उसको बांट दिया, एक वैदिक युग, एक उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों आगे हम लोग वैदिक युग और उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है, तो ये ऑप्शन जो सही होगा वो है नगरी सभ्यता। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरी थी। आप लोग अगर इसको सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ोगे तो यहाँ जो नगर थे वो बड़े नियोजित तरीके से बनाए गए थे। पानी निकलने की बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था थी। ये व्यवस्था हमें आर्यों के समय में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल डिफर है किससे? आर्य सभ्यता से। तो यहाँ जो विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की है वो है नगरी सभ्यता, ठीक है। अच्छा, जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। यहाँ से आप लोग ध्यान रखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। और जो आर्य सभ्यता थी, जो मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, वो कैसी थी? गांव में जो लोग रहते हैं उनकी तरह थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप किताबों में नहीं पढ़ सकते, वो हम सिर्फ अपने आप सोच समझ के ही उसको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला वो होने वाला क्वेश्चन नंबर 4, मृदभांड। मृदभांड किसको कहते हैं? कुछ बर्तन मिट्टी के बनाए जाते थे दोस्तों, उनको हम मृदभांड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रमुख कारण था। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न ना थी क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला वो है उपयुक्त सभी। इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे, इनके पास एक विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक नगरी सभ्यता थी। इनके पास चित्र लेखी लिपि है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक जितना भी हमने खोजा है उसमें जो लिपि लिखी गई है वो अभी तक पढ़ नहीं पाई है, और वो चित्रात्मक लिपि थी। तो चित्र की तरह लोग बनाकर लिखते थे उस समय, क्या लिखते थे समझ नहीं आया, आज तक हम ये पढ़ा नहीं है। और दोस्तों ये बिल्कुल सही पॉइंट है जो थर्ड वाला है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्र का ज्ञान का अभाव था। तो दोस्तों इस समय लोग क्या करते थे, वो पत्थर के हथियारों का प्रयोग करते थे। कुछ जगह हमने देखा तांबे वगैरह की खोज हो चुकी थी। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इस समय लोहे की खोज इन लोगों को नहीं हुई थी, लोहे का पता इन लोगों को नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता वालों को। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों देखिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, खुदाई में जो हमें तत्व प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर हमने पूरी हड़प्पा सभ्यता को जाना है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है पुरातात्विक खुदाई।
तो दोस्तों यहाँ से पुरातात्विक का मतलब समझ सकते हैं, पुरा माने पुराना और तात्विक माने तत्व। तो पुराने जो तत्व हमें ज़मीन में मिले हैं खुदाई के दौरान, उन्हीं के आधार पर हमने हड़प्पा संस्कृति की जानकारी ली है। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों इससे पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका था, पुरातत्व संबंधी खुदाई जो भी हुई है उसी के आधार पर हमने इसको सोचने समझने की कोशिश की है, इसी के आधार पर इसका इतिहास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको हम लोग। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है बर्तन और औजार। देखिए बर्तन और औजार जो है ना, ये हमें कहाँ मिले हैं? ज़मीन में खुदाई के दौरान मिले हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है, उनको जाना है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं इसको पेपर्स में आते हुए देख चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट पर टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक लाल कपड़े में चांदी के कुछ सिक्के या कुछ ऐसा आभूषण टाइप का बंधा हुआ मिला हुआ है यहाँ से। तो सबसे पहले चांदी का जो साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा संस्कृति में ही मिला है दोस्तों, ये हम यहाँ से याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? देखिए दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम इससे पहले मृद भांड की बात कर चुके हैं। तो मृद भांड एक ऐसे बर्तन थे जिनके कलर हमेशा चेंज होते रहे। तो दोस्तों अब हड़प्पा काल में उनका कलर रेड हो गया, लाल हो गया। इसी क्रम में हमने वैदिक काल में देखा उनका कलर थोड़ा चेंज हो गया। आगे हम देखते हैं मौर्य काल में उनका कलर चेंज हो गया। तो मृद भांड के आधार पर भी हमने अपनी हिस्ट्री को जाना है। तो हमारा जो यहाँ से सही होने वाला ऑप्शन है वो है लाल रंग। तो लाल रंग से हमें क्या है, लाल रंग के जो मृद भांड मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता में जो व्यक्ति रहते थे उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 12 की तरफ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? दोस्तों ये देखिए, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य काल में माना जाता है। मैंने आपको बताया ना, इसमें देखिए मूर्ति पूजा यहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं और भी कई मूर्तियाँ ज़मीन से हमें प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों मूर्ति पूजा का जो प्रचलन था वो हड़प्पा काल से शुरू हो गया था। उसके बाद हमने देखा वैदिक सभ्यता आई, फिर उत्तर वैदिक काल आया, फिर मौर्य काल आया। इस तरीके से हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ती गई। लेकिन जो मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है दोस्तों। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए यहाँ से थोड़ा दोस्तों सुधारने की कोशिश करते हैं, ये जुते हुए खेत होगा। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, जुते हुए खेत की तरह। तो एक खेत को जोता गया था, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? तो अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इसको। कालीबंगा यहाँ से हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ समझनी पड़ेंगी। अब कालीबंगा, यहाँ पर कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काली चूड़ियाँ मिली हैं। तो कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखोगे, एक जोता हुआ खेत है, उसमें सरसों के साक्ष्य मिले हैं, सरसों बोई जाती थी उस खेत में। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे कालीबंगा में एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और हल का भी साक्ष्य मिला दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे हल का साक्ष्य और जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हमें मिले हैं इस तरीके के साक्ष्य। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों अपने आप में सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वो है स्नानागार। स्नानागार का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। स्नानागार का मतलब ये है कि एक कुंड की तरह बनाई गई आकृति थी। इसकी जो सीढ़ियाँ थी वो उत्तर और दक्षिण में थी। तो दोस्तों बीच में पानी भरा जाता था, उत्तर दक्षिण से लोग पानी में नहाने के लिए जाते थे। तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा ये एक इमारत थी। तो यहाँ जो ये स्नानागार मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ से सही ऑप्शन होने वाला वो है मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो को टिक करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेंगे कौन सा कथन असत्य। अगर हम ऑप्शंस को सही से पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर तांबा तो खोज लिया था, तांबे की खोज होती थी, पत्थर से लोग अपना काम चलाते थे, लेकिन लोहा इस समय के लोगों को पता नहीं था, लोहे की खोज इस समय तक नहीं हुई। तो दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा लोहे की खोज कहाँ हुई। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। और दोस्तों सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि जो लोहा मिला है वो हमारे यूपी में ही मिला है। तो यूपी में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अतरंजी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा एक जगह है, तो दोस्तों कहाँ पर है, एटा में है ये। तो अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो ये हमारे यूपी वालों के लिए बड़ा गौरव की बात है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। तो यहाँ से सही सुमेलित कौन सा है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसीलिए ये आंसर बनाया है कि आप लोग एक नज़र में ही सबको याद कर लो। तो ये सभी सुमेलित हैं, उपरोक्त सभी इसमें हमारा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, लोथल भोगवा नदी किनारे, ये भगवा नहीं भोगवा है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, और रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों नदियों के नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आराम से याद हो सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है दोस्तों ये। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए गए कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आलमगीरपुर कहाँ मिला है, ये एक उत्तर प्रदेश में स्थल था, और ये हिंडन नदी के किनारे मिला है। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे हिंडन नदी, हिंडन नदी कहाँ पर है, वर्तमान में गाजियाबाद में है, ठीक है। तो ये सबसे पूर्वी स्थल भी है दोस्तों, यहाँ से आप लोग याद रखोगे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल है और हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, लोथल, लोथल गुजरात में मिला है, और रोपड़ जो है पंजाब में मिला है। तो ये सभी अपने आप में मैच्ड है, सभी अपने आप में सुमिलित है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो यहाँ से होने वाला है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसको क्लिक करके हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है उपरोक्त सभी। तो मैंने बताया था अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जाना जाता है, अपने किसी संबंधित कार्य एवं उद्योग धंधों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उद्योग धंधे भी बहुत मिले दोस्तों, चूड़ी बनाने का कारखाना मिला है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे लोथल में चूड़ी बनाने का एक कारखाना मिला हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे उद्योग यहाँ पर हमें मिले। मनके मीन्स मोती बनाने के कारखाने मिले हुए दोस्तों। यहाँ तक कि हमने देखा कि यहाँ पर एक धवन पात्र भी मिला है। धवन पात्र का मतलब बांस बेसन, जिसका यूज हम लोग आज करते हैं हाथ धुलने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपने आप में एक बहुत विकसित सभ्यता थी। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सुमेल करना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ जो सही सुमेलित है वो सभी होगा। इसमें एक ऑप्शन और बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं, इसमें एक ऑप्शन और है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए कि आपको ज़्यादा मेहनत ना पड़े करनी पड़े। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि कोई भी पेपर्स आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में स्थित है। देखिए दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ लिख देता हूँ, पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो कौन सा स्थल जो है वो सिंध में स्थित है। तो हमारा जो यहाँ से सही ऑप्शन होने वाला वो है चन्हूदड़ो। तो दोस्तों ये आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कौन सा स्थान कहाँ पर है, इसको आप एक बार नज़र डाल लेना, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पेपर्स में मिल जाए। चलिए, तो हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन 20 डिस्कस कर लिए यहाँ पर, और 20 हमने क्वेश्चन साइंस के डिस्कस किए। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल साइंस के। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है हमें, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आजकल कुछ ज़्यादा ही हमारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
भारत की संविधान सभा ने सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया? दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली लोग इसको जानते भी होंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है 22 जुलाई 1947। इसको हम लोग टिक करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 का जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहाँ झंडा समिति है तो JB कृपलानी भी ऑप्शन मिल जाता है, तो कुछ बुक्स में JB कृपलानी भी दिया गया है। तो दोस्तों लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप लोग ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट JB कृपलानी भी लगा देते हैं, लेकिन JB कृपलानी गलत है और ये राजेंद्र प्रसाद ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों आपको सुनते हुए बड़ी हैरानी होगी, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो साइकिल से अपने ऑफिस जाया करते थे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही को हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो 2 और 3 सही होगा इसमें। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग हमारा 2 और 3 क्या है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तीलियाँ, सभी को पता है दोस्तों, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सभी लोग इसको जानते हैं, इसको कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। आगे राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगर आप इसको ऐसे मानते हैं तो हमारी जो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 2:3 का है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था, ये हम लोग देख लेते हैं कब तैयार हुआ था, सभी लोगों को पता है। यहाँ जो सही ऑप्शन होने वाला 26 नवंबर 1949 को, सेकंड वाला सही है। तो सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, कभी हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी एक बहुत फेमस दिन था, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में रावी नदी के किनारे। तो उस दिन क्या हुआ था? झंडा फहराया गया था। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को ही अपना संविधान लागू किया था। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो हमारा जो यहाँ से सही ऑप्शन होने वाला है वो 26 नवंबर 1949। देखिए इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से जल्दी से हम लोग टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए क्वेश्चन बैक टू बैक वही आ रहे हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर हम ऑप्शन को सही से पढ़ते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होने वाला है। संवैधानिक सभा के द्वारा इसको सबसे पहले अपनाया गया था। तो अब संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह, यहाँ से लिख देता हूँ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है ना। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। और किसके द्वारा सबसे पहले अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है बम्बई प्रेसिडेंसी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, और लेकिन मोस्टली बच्चों को इनका जो जन्म की डेट और उनकी मृत्यु का पता नहीं होता कौन सी डेट में हुई है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, जल्दी से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है सेकंड। 1891 ईस्वी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल साइंस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। किस वर्ष में जन गण मन को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में? देखिए अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये, तो किसी भी हालत में हम तो आप नॉर्मली इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन होने वाला है वो है 1950 को। 1950 में जनगण मन को हमने कब अपनाया राष्ट्रीय गान के रूप में? 1950 ईस्वी में अपनाया।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन थे, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इसी तरीके से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और नीचे अगर कोई सुधार अगर चाहते हैं आप लोग तो नीचे कमेंट करके बताइए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।